नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन ने दर्ज कराया विरोध, भारत ने खारिज किया आपत्ति। धर्मगुरु ने फिर उठाई तिब्बत स्वायत्तता की मांग। राज्यसभा में उठा ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा, विपक्ष ने की मतपत्र से चुनाव की मांग। सरकार ने जनादेश का सम्मान करने की दी नसीहत। जीएसटी को धन विधेयक बनाकर पेश करने पर विपक्ष को आपत्ति, कहा मुनाफाखोरी के खिलाफ प्रावधान से कारोबारियों में डर। बीजेपी ने कहा अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। दूसरे राज्यों में किसान कर्ज माफी की मांग हुई तेज, उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में विकल्पों की तलाश शुरू, विपक्ष ने बताया नाकाफी। सीरिया में रासायनिक हमले को संयुक्त राष्ट्र ने बताया युद्ध अपराध, अमेरिका ने बशर अल असद सरकार को ठहराया जिम्मेदार, रूस ने किया बचाव। और आइए देखते हैं पहली खबर। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर भारत और चीन में तकरार बढ़ती जा रही है। इस मसले पर चीन ने भारत से कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। भारत ने दोहराया है कि इस यात्रा के राजनीतिक अर्थ निकालना गलत है। दलाई लामा ने इन आरोपों को खारिज किया कि भारत चीन के खिलाफ उनका उपयोग कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को अरुणाचल के बोमडीला में अनुयायियों से मुलाकात की। उन्होंने अरुणाचल दौरे को लेकर चीन के विरोध को खारिज किया। दलाई लामा ने कहा कि वो चीन से आजादी नहीं मांग रहे हैं, उनकी मांग चीन के भीतर स्वायत्तता की है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। Among the Chinese, many, I think, love India. But some, the narrow-minded politicians, they have their own sort of certain view. So as I mentioned, they consider me as a demon. I don't think nobody consider me as a demon. चीन ने इस दौरे को लेकर बीजिंग में भारतीय राजदूत से विरोध दर्ज कराया है। चीन ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है और वो अपनी अखंडता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। 不会给印方带来任何好处。中方将采取必要的措施，坚定维护自身领土主权和正当权益。我们要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为。 भारत ने भी चीन की आपत्तियों को खारिज किया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यात्रा धार्मिक है, न कि राजनीतिक, इसलिए चीन को विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश एक विवादित राज्य नहीं है और विवादित राज्य नहीं होने के नाते अरुणाचल प्रदेश में जाने से दलाई लामा जी का विजिट को लेकर के किसी को कोई आक्रोश होने का आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की मांग है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। चीन भारत के आंतरिक मामलों में सरासर दखल अंदाजी कर रहा है और समय आ गया है कि भाजपा सरकार चीन से लाल आंख करके बात करे। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का चीन हमेशा विरोध करता आया है। चीन के मुताबिक अरुणाचल के कुछ इलाके को लेकर विवाद है, लेकिन भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा मसले पर वार्ता भी जारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। शशांक जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से दलाई लामा के दौरा और उसके पहले भी जिस तरीके से आवाजें आ रही थी और प्रतिक्रिया थी चीन की, आखिर क्यों बार बार इस तरह की बयान, जबकि अरुणाचल को लेकर जैसे कि सरकार ने कहा बहुत अहम है कि एक भारत का अभिन्न अंग है और एक प्रदेश है और कोई भी शख्स, कोई भी मेहमान किसी भी प्रदेश की यात्रा कर सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। और ये दलाई लामा की भारत में बहुत ही उनकी इज्जत है, बड़े धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। तो ऐसे में चीन चूंकि वो इस चीज को समझता नहीं है, वो हर एक चीज को पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल तरीके से सोचता है। तो हमको लगता ये है कि एक तो दक्षिण एशिया के देशों में उन्होंने अपनी काफी बढ़त बढ़ा ली है, खासकर पाकिस्तान में, और पड़ोस के और भारत के पड़ोसी देशों में भी उन्होंने काफी अपने
अपना रोल बढ़ा लिया अपने, तो इस वास्ते वो सोचते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सकता है। दूसरा मैं सोचता ये हूँ कि जो भारत और चीन के बीच में हाई लेवल पे और हाईएस्ट लेवल पे चल रहा था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उनके प्रधानमंत्री और उनके नेताओं के जो रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से, वो बातचीत शायद कुछ तरीके से मेरे ख्याल से कुछ ढीली पड़ गई है। उसको प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से आपस में डायलॉग चल रहा था वो चलते रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन अगर भारत को दबाना चाहता है तो भारत वो नहीं चाहेगा। साथ ही साथ भारत जानता है कि एशिया के बड़े मुल्कों में दोनों चीन और भारत दोनों को एक बड़ी भूमिका अदा करनी है आगे के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, और इसलिए भारत जो है सारे एशिया के मुल्कों के साथ में और खासकर चीन के साथ में अपने संबंध सुधारने की, बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। और शशांक जी, जिस तरीके से चीन का रवैया रहा है पड़ोसी देशों के साथ, और किसी मुद्दे को लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दबाव की उसकी एक रणनीति है वो हमेशा दिखती है, लेकिन क्या वो अब इस बात को नहीं समझता कि भारत उन तमाम देशों से अलग है जहां पर आप दबाव डालकर या फिर आप, मैं कहूं कि जो एक धमकी भरा अंदाज है कि द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा, ये सब कहकर आप किसी को अंडर प्रेशर ले सकते हैं? यही कुछ थोड़ा मुझको लग रहा, नजर आ रहा है कि कुछ उनके उसमें अंतर आ गया है। पहले वो हमेशा से भारत को एक बड़ी एशियन आर्थिक शक्ति और एक सिविलाइजेशनल पावर के तरीके से देखते थे और हमेशा ये कहते रहे हैं कि भारत और चीन दोनों को एक अहम भूमिका अदा करनी है एशिया में और विश्व में। लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ उनका जब से उनके कुछ रिश्ते पाकिस्तान के साथ में खास करके बढ़े हैं और उन्होंने उसके अपने साथ में जो ये CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का करा है, कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने अब धीरे धीरे अपना एक तरफा रवैया अपनाने की कोशिश करी है और भारत ने जो अपना विरोध प्रकट किया है उनसे, चाहे जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के बारे में हो या चाहे आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान से फैल रहा है मसूद अजहर वगैरह के द्वारा, तो उसके बारे में भी जो है चीन ने भारत की बात नहीं मानी है। तो ऐसा लगता है कि चीन जो है भारत के साथ में कुछ रिश्ते अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। तो भारत को पूरे तरीके से इस बात का सोच विचार करना चाहिए और आगे ध्यान रखना चाहिए कि चीन के साथ में मैं सोचता हूं कि हमें हाईएस्ट लेवल पे या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे बात करके चीन से मालूम करना चाहिए कि किस दिशा में हम लोगों के रिश्तों को वो ले जाना चाहता है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया और हालांकि कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि अंदाज थोड़ा सा और तीखा होना चाहिए, आपकी नजर में राजनयिक स्तर पर किस तरीके से इस तरह की जो आलोचनाएं हैं या फिर चीन की जो आपत्ति है उसका एक माकूल जवाब हो सकता है? नहीं, देखिए, जो हमारी पोजीशन है भारत चीन के मुद्दों के बारे में वो चीन को पूरे तरीके से मालूम है, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। और भारत को ये बात उनसे कह रखी है कि हम दोनों को जो भी रिश्ते हैं आपस में मिलजुल कर बढ़ाने हैं, हम चाहते हैं रिश्ते आपस में बढ़ें, दोनों का फायदा है, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन से हो, चाहे चीनी और भारतीय नागरिकों का एक दूसरे के देशों में आने जाने का विचार हो। तो एक प्रकार से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कनेक्टिविटी बढ़े एशिया के मुल्कों में, पड़ोसी मुल्कों में, तो चीन को भी हम साथ में लेके चलना चाहते हैं वहां पर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपने रिश्ते और आगे ले जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये हमको जो है एकदम से जिस तरह से चीन एक हमको इस तरह के कड़वे वचन बोल रहा है, तो हमको उसको अभी इमीडिएटली कड़वे उसमें नहीं जवाब देना चाहिए, बल्कि मालूम करना चाहिए कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। जी, कल मेरे ख्याल से उनकी मुलाकात होने वाली है, उनके जो नेता हैं शी जिनपिंग अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में, तो क्या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो कि एशिया में उनको खाली, अमेरिका को खाली एक ही देश को सोचना है आगे बढ़ने के लिए और एशियन मुल्कों को नहीं देखना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल।
आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था के लिए जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई टैक्स दरों के साथ साथ इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और राज्यों की टैक्स आय में इजाफा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली कल चर्चा का जवाब देंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े सभी 4 विधेयकों को चर्चा के लिए पेश किया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे मनी बिल के तौर पर लाने और राज्यसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। सांसदों ने जीएसटी की 6 अलग अलग दरों और पेट्रोलियम, अल्कोहल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर करने पर सवाल उठाए। राज्यसभा Mr. Deputy Chairman, sir, has been deliberately not being given that importance when it comes to important legislation. And I fail to understand why. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों के राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान। For the dealer to switch more of the cost under the head of service and less on the product. So we want you to consider and think how we can address this. उसमें sections हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद में सेस है, उसके बाद में सरचार्ज है, उसके बाद में बुलियन चार्ज है। ये इस तरह से एक टैक्स को इतनी जगह डिवाइड कर दिया गया। जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। बीजेपी की ओर से इस बिल का बचाव किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। 29 मार्च को लोकसभा से केंद्रीय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक पारित हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स स्लैब में 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज एक बार फिर ईवीएम मशीन के मुद्दे पर अवरोध हुआ। विपक्ष ने ईवीएम मशीन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की, तो सरकार ने कहा कि वो अपनी हार स्वीकार उन्हें करनी चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को पूरा विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एकजुट नजर आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सांसदों ने सदन में नियम 267 के तहत इस पर कार्यस्थगन और चर्चा के लिए 4 अलग अलग नोटिस दिए। शून्यकाल की शुरुआत में कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत तमाम चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर वोटिंग की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में जीत के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की। सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए
ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये डेलिबरेटली प्रोग्रामिंग की गई ऐसी, ये तो खुल गया इसमें अटेर के उपचुनाव में, वरना हर एक मशीन में 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट पड़ने के बाद ये प्रोग्रामिंग की गई है कि निशान कहीं भी, बटन कहीं भी दबा जाए वो वोट चला जाएगा। चिप और चिप का ठेका भी किस पे है ये बताने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है, लेकिन और चली गई है अदालत में। कोई गड़बड़ी नहीं है, वहाँ जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए इसका आपको अगर जाना है तो इलेक्शन कमीशन चाहिए। कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया, एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि नाइजीरियाई छात्रों पर हमला नस्ली भेदभाव का मसला नहीं है। उन्होंने लोकसभा में इसे आपराधिक मामला बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने छात्रों पर हमले को लेकर अफ्रीकी देशों के राजदूतों के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान करने वाला बताया है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये हमले नस्लीय नहीं हैं, क्योंकि नस्लीय हमले पूर्व नियोजित होते हैं। जांच के परिणाम से पहले किसी अपराध को नस्ल भेद से प्रेरित कहना ये सही नहीं है। और ये केवल मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रही, जो अमेरिका में हिंसक कृत्य हो रहे हैं उनमें भी हमने ये कहा। विदेश मंत्री ने कहा कि अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अफ्रीकी देशों के राजनयिकों को बुलाकर उन्हें सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको किसी भी शब्दों में इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। जो आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी भी कीमत पर इनएडिक्वेट नहीं कहा जा सकता। हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। नोएडा में 27 मार्च को 4 नाइजीरियाई छात्रों पर हमला हुआ था। 3 अप्रैल को अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने बयान जारी कर हमलों को नस्लीय बताया था। उन्होंने अब तक गंभीर कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब दूसरे राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफ करने की मांग तेज हो गई है। वहीं विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को अधूरी राहत बताया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के छोटे किसानों के कर्ज माफी के फैसले को विपक्षी पार्टियों ने अधूरा वादा करार दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों का 1 लाख तक का ही कर्ज माफ कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में कमेटी बनाने को लेकर सवाल उठाया है। बहुत बड़े पैमाने पर किसान ऐसे हैं जिनको लाभ मिल ही नहीं पाएगा। अभी जब ये कमेटी उसमें इफ एंड बट लगा के लाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि कितने लोगों को लाभ हो रहा है। कर्जा 1 लाख का नहीं, उन्होंने तो ये कहा था हम पूरा का पूरा माफ करेंगे, और वो केवल अभी डिसीजन लिया है, जबकि इन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की थी। ये धोखा नहीं है किसानों के साथ तो क्या है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के फैसले को किसानों के लिए आंशिक राहत बताते हुए सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए। यूपी में कुल कर्जा है 92,241 करोड़ रुपया, उसमें से मात्र 36,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, यानी 56,000 करोड़ रुपया आज भी किसान के सर बकाया है। तो किसान की कर्ज के काल चक्कर से मुक्ति नहीं होगी। जब यूपीए की सरकार 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है किसान का, तो मोदी जी की सरकार क्यों नहीं। बीजेपी ने विपक्षी दलों के बयान की आलोचना की है। हमने इस घोषणा पत्र में जो कहा, प्रधानमंत्री जी ने उसका अपनी रैलीज में जिक्र किया कि हम छोटे और जो मझले फार्मर हैं उनका जो ऋण माफ करेंगे, वो हमने अपना एक वचन निभाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और विपक्षी दल किसानों का कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र देर क्यों कर रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे साहब ने कल सीएम को कहा है, मुख्यमंत्री जी को, कि यहाँ भी आप तुरंत निर्णय लीजिए। विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे। तमिलनाडु के किसान कर्ज माफी के लिए जंतर मंतर पर कई हफ्ते से धरना दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव में किसानों को राहत देने का वादा किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के कदम से दूसरे राज्यों में किसान कर्ज माफी की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत कई दलों ने राजस्थान के अलवर जिले में कानून हाथ में लेने वाले गौरक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। गौ तस्करी के आरोप में मामले में पिटाई के चलते एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हरियाणा के रहने वाले पहलू खान समेत कई लोग राजस्थान से गाय और दूसरे जानवरों को वाहन में ले जा रहे थे। इसी दौरान अलवर के बहरोड के पास वहां गौरक्षकों ने इन लोगों को घेर लिया और उन पर गौ तस्करी के आरोप लगाते हुए मारपीट की थी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। शक के आधार पर, अफवाह के आधार पर अगर लोगों को टारगेट किया जाए, लोगों को मारा पीटा जाए, उनकी जान ले ली जाए तो अराजकता फैल सकती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। कानून का उल्लंघन हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका का है। संरक्षण करने वाली संस्थाएं हमारे देश में हैं, अपनी पुलिस, अपनी कचहरी वगैरह, वो जो उल्लंघन करता है उन पे कार्रवाई वो करे। ये प्राइवेट निजी आर्मी जिस तरीके से खड़ा किया गौरक्षक समिति के नाम से, अब ये वो काम क्यों कर रहे हैं जिसका जो काम है आपके संवैधानिक संस्थाओं का। ले जाने वालों के खिलाफ भी 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, उनकी भी कार्रवाई, लेकिन जिसके साथ मार पिटाई हुई उसकी डेथ हो गई है, वो भी केस दर्ज है और पुलिस उसके लिए भी अरेस्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसमें भी मुलजिम नामजद है। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना यह अपराध है। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की है। पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों को उसने निशाना बनाया। सीमा पार से भारी हथियारों से गोले दागे गए। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। 48 घंटे के भीतर संघर्ष विराम उल्लंघन का ये चौथा मामला है। व्हाट्सएप की निजता से जुड़ी नीति की समीक्षा अब संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। संविधान पीठ 18 अप्रैल से मामले की सुनवाई शुरू करेगी। याचिका में व्हाट्सएप की निजता से जुड़ी नीति को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने अपनी नीति में बदलाव किया है। इसके मुताबिक यूजर्स की सूचनाएं फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, जिसमें यूजर्स का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट और डेटा भी शामिल है। पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप को आदेश दिया था कि अगर कोई अकाउंट डिलीट करता है तो उसकी सभी सूचनाएं भी डिलीट कर दी जाएं। इन सूचनाओं को फेसबुक से शेयर नहीं करने के निर्देश भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को केंद्र और ट्राई को नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा था। पाकिस्तान के लाहौर में आज आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें सेना के 4 जवानों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 14 लोग घायल हुए। बेंदिया रोड पर हुआ यह हमला जनगणना कर्मियों को निशाना बनाकर किया गया। धमाके में 2 वाहन और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में करीब 2 दशक के बाद जनगणना हो रही है और कर्मियों की सुरक्षा के लिए यहां पर सेना को भी लगाया गया है। सीरिया में रासायनिक हमले की सभी देशों ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इन हमलों से पता चलता है कि सीरिया में युद्ध अपराध रुका नहीं है। इस मसले पर अमेरिका और रूस भी आमने सामने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में हुए रासायनिक हमले को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। Any use of chemical weapons anywhere constitutes a threat to international peace and security and is a serious violation of international law. सीरिया के इदबिल में हुए रासायनिक हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। अमेरिका ने बशर अल-असद सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। Chemical attack in Syria against innocent people, including women and children, is reprehensible and cannot be ignored by the civilized world. These heinous actions by the Bashar al-Assad regime are a consequence of the past administration's weakness
and irresolution. वहीं रूस ने सीरिया सरकार का बचाव किया है। Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. मंगलवार को सीरिया के खान शेखुन शहर में एक रासायनिक हमले में 72 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 20 बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।